बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं प्रोफेसर अमार अवान। हमने फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है जी करंट, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। अब लास्ट चैप्टर में ये था कि चार्ज रेस्ट पर था, अब क्या है, चार्ज मूव करना शुरू कर दिया। चार्ज जब मूव करता है तो हम उसे करंट का नाम दे देते हैं। अगर चार्ज की स्टडी हम रेस्ट पे कर रहे हो, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन जब चार्ज मूव करना शुरू कर दे देन इट इज़ कॉल्ड करंट। ठीक है। और करंट को फिर जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो करंट को डिफ़ाइन करने के लिए हम मूविंग चार्ज की बात तो करते हैं, लेकिन साथ कुछ और भी शराइत हैं। सपोज़ हमारे पास एक यूँ करके कंडक्टर है, इस कंडक्टर का ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। इस कंडक्टर की जो लेंथ है उसको मैं रिप्रेजेंट करूं तो मैं कह देता हूं इस कंडक्टर की लेंथ है L। अब इस कंडक्टर में से आप इसको अटैच करें बैटरी के टर्मिनल्स के साथ। जब हम बैटरी के टर्मिनल्स के साथ अटैच करेंगे तो चार्ज इस कंडक्टर में से पास करेगा। आप सपोज़ कर लें किस तरफ आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और इसको यहाँ पर लाकर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो चार्ज इस कंडक्टर में से फ़्लो करेगा। और तो कंडीशन यहाँ पर ये है कि यूनिट टाइम के अंदर, टाइम कितना आपने रखना है, द टाइम मस्ट बी यूनिट टाइम, और यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के अंदर जितना चार्ज इसमें से पास करेगा थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन, ठीक है, तो यूनिट टाइम के अंदर जितना चार्ज पास करे। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने चार्ज को हमेशा स्मॉल क्यू से लिखा और यहाँ पर हम चार्ज को लिखते हैं कैपिटल क्यू से। स्मॉल क्यू की सिग्निफिकेंस ये कि जब चार्ज रेस्ट पर हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हो, तब हम उसे स्मॉल क्यू से लिखते हैं। लेकिन जब चार्ज मूव करने की बात आ जाए तब हम उसे कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है कि सपोज ये मार्कर है ना, इस मार्कर के इस एंड का जो एरिया है दैट इज़ कॉल्ड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। कि अगर आप उस वायर को कट करें तो उसके जो कट करने पर जो फेस है सामने वाला, उसका जितना एरिया होगा दैट इज़ कॉल्ड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। इसी चीज़ को आगे लेकर चलें तो चार्ज की जब मूवमेंट की हम बात करते हैं तो चार्जेस दोनों तरह के हो सकते हैं। इधर इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट इवन बोथ चार्जेस की बात भी हो सकती है। मतलब पॉजिटिव आइंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव आइंस भी हो सकते हैं, एट अ टाइम भी मूवमेंट हो सकती है। तो उस चीज़ पे जाने से पहले हम इलेक्ट्रिक करंट को हमने सबसे पहले किया डिफाइन। Rate of flow of charges through a cross section area in unit time is called electric current. Definition के बाद हम next चीज़ इसमें लिखते हैं symbol. करंट के लिए सिंबल यूज़ होता है कैपिटल I। सिंबल के बाद नेक्स्ट चीज़ फॉर्मूला। फॉर्मूला इसका है I इज़ इक्वल टू Q ओवर T। रेट के हिसाब से चार्जेस का फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू करंट। डेफिनेशन से ही फॉर्मूला है। टाइम का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से इसका यूनिट लिखें तो इसका यूनिट है, चार्ज का यूनिट है कूलम, टाइम का यूनिट सेकंड, तो यहाँ से यूनिट बनता है कूलम पर सेकंड। और कूलम पर सेकंड के लिए हम नया नाम यूज़ करते हैं, हम इसके लिए दूसरा यूनिट यूज़ करते हैं एम्पेयर, और एम्पेयर के लिए सिंबल है कैपिटल A। अब एम्पेयर यूनिट रखने की सिग्निफिकेंस क्या थी? असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम जाकर ये पढ़ेंगे कि करंट जब किसी वायर में से फ्लो करता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इस मैग्नेटिक फील्ड को सबसे पहले बताने वाला साइंटिस्ट जो था वो एम्पेयर था। तो उसी के नेम पर हम लोगों ने करंट का यूनिट एम्पेयर भी रखा हुआ। तो सिर्फ यूँ कह लें कि क्रेडिट देने के लिए, जिस तरह फोर्स को सबसे पहले डिफाइन किसने किया? सर आइजैक न्यूटन। हमने उनके नाम पर इसको नाम दे दिया, यूनिट को न्यूटन। यहाँ पर भी उसी तरह कि करंट के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह देने वाले सबसे पहले एम्पेयर, तो हमने उसी की बेस पे हमने करंट का यूनिट एम्पेयर रखा हुआ। सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, इस एम्पेयर की डेफिनेशन, व्हाट इज़ 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर को डिफाइन करने के लिए
हम इसी फॉर्मूले का सहारा लेंगे। I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम ओवर 1 सेकेंड। हर चीज़ 1 पुट कर दें इस फॉर्मूले के अंदर। चार्ज 1 कूलम पुट हो गया, टाइम 1 सेकेंड पुट हो गया। अब इस चीज़ को डिफाइन करें तो हम यूँ कह सकते हैं, इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through a unit area in 1 second, then the current will be equal to 1 ampere। अगर यूनिट एरिया में से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास करें, तब उस सरफेस में से गुजरने वाला, उस ऑब्जेक्ट में से गुजरने वाला करंट कितना होगा, 1 एम्पेयर। अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास करे, देन करंट विल बी 1 एम्पेयर। नेक्स्ट चीज़ इसमें आ जाती है जी करंट की टाइप्स। करंट कितनी टाइप्स का है? पहली चीज़ इसमें जी करंट के फ्लो, चार्जेस के फ्लो के बेसिस के ऊपर हम करंट की टाइप्स बनाते हैं। इनमें से पहली टाइप है जी इलेक्ट्रिक करंट, या इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करें, और इलेक्ट्रॉन चार्ज ही है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तब हम उस करंट को नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। रियल टाइम जो हमारे इर्द गिर्द जितने भी सर्किट्स हैं, सब के अंदर यही करंट फ्लो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किसी कंडक्टर में से तो करंट पास करता है। और इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करते हैं? दे मूव फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इस दौरान जो करंट होगा, जो चार्जेस की मूवमेंट की वजह से हम जिस चीज़ को नाम दे रहे हैं करंट का, तो उस करंट को हम नाम क्या देंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट, बिकॉज इट इज़ ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट दूसरा करंट जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, वो करंट था जी कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या है? कन्वेंशन है, एक फर्जी बात है। कन्वेंशनल करंट क्या होता है जी? ये असल में पुराने जो साइंटिस्ट थे, अर्लियर साइंटिस्ट, उनके ख्याल में ये था कि शायद करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। अब असल में सर्किट में करंट किस तरह फ्लो कर रहा होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। चूँकि पहले इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमें नहीं पता था कि करंट किस डायरेक्शन में फ़्लो करता है, तो उस वक़्त ये हमने एक फ़र्ज़ी बात कर ली कि करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ मूव करता है। वर्ड कन्वेंशन का मतलब होता है रवायत, कि ये एक रवायती करंट है कि जिस तरह प्रीवियस हम पढ़ते थे, हम आज भी उसी तरह ही करते हैं। हम ये कहते हैं कि करंट बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। अगर रियलिटी बेसिस पे देखा जाए तो ये बात गलत है। रियलिटी बेसिस के ऊपर रियल करंट की बात करें, हकीकत में क्या होता है? करंट नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। तो फिर हम इस कन्वेंशन को क्यों यूज़ करते हैं? इस कन्वेंशन को, इस रवायत को यूज़ करने की वजह ये है कि जितने भी हमारे प्रीवियस फार्मूलाज हैं, अगर उनमें से मैं सबसे आसान फार्मूले की बात करूं, दैट इज़ V इज़ इक्वल टू IR, कि ये सारे के सारे कन्वेंशनल करंट पे बनाए गए हैं। अब अगर आप यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज करें कि आप पॉजिटिव की बजाय रियल करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव की बात करें, तो क्या होगा? हमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे। जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो हमें यहाँ पर माइनस साइन लगाना पड़ेगा। और यूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी के पूरे टॉपिक के अंदर जहाँ जहाँ पर हम जिस टॉपिक में जहाँ पर भी पढ़ेंगे, हमें उस फॉर्मूले में नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। तो अगर करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर सारे फार्मूलाज में नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इससे बेहतर यही है कि हम यही कन्वेंशन जारी रखें, हम उसी रवायत को आगे लेकर चलें और आपको भी इसी तरह समझाएं कि आप ने असल चीज़ ज़हन में रखनी है कि करंट नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है। लेकिन चूंकि पुरानी रवायत है कि हम ये पढ़ते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो आपने इसी को आगे लेकर चलना। अब अगर हम इसको आगे लेकर चलें तो हमारी सारी चीज़ें फिर तो गलत होनी चाहिए।
बिग बच्चे के माइंड में फ़ौरन से क्वेश्चन राइज होता है कि अगर हम हकीकत से हटकर बात करें तो इसका मतलब हमारे रिजल्ट्स गलत हों। देखें, हकीकत में करंट किस तरह फ्लो कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। हमारा ये फार्मूला पॉजिटिव के हिसाब से, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वेंशन के हिसाब से भी ठीक है। हमारा यही फार्मूला इलेक्ट्रॉनिक के हिसाब से भी ठीक है, क्योंकि इस फार्मूले को लिखा गया कन्वेंशन की बेस पे। लेकिन उस वक्त यूं तो नहीं ना था कि पॉजिटिव से नेगेटिव ही करंट फ्लो करता था, उस वक्त भी यही था, नेगेटिव टू पॉजिटिव। आज से 200 साल पहले की बात हो, आज की बात हो या मॉडर्न एरा की बात हो, करंट हमेशा बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव ही फ्लो करना है। अब आप गलती से ये अपने जहन में ये सोच के बैठे हैं कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है। आपने रीडिंग्स जो ली सर्किट से ली, सर्किट में तो रियलिटी बेसिस पे हर चीज़ चल रही है। तो अगर आप ये फार्मूला लिख रहे हैं तो ये फार्मूला इन अ सेंस रियलिटी बेस का है। सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गलती है। गलती किस चीज़ की है? इट इज़ जस्ट द एरर ऑफ डायरेक्शन। हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन सही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, बाकी मैग्नीट्यूड, बाकी चीज़ों का सब कुछ बिल्कुल ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन का मसला है। और उस डायरेक्शन की वजह से माइनस साइन लगना है, तो हम उस माइनस साइन को आज तक हमने उसे ठीक नहीं किया। तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, हमने आपको भी उसी तरह कन्वेंशन पढ़ा दी कि आपने भी यही कंसिडर करना है कि करंट बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है। अगर आप इस बुक के अंदर देखें तो सिवाय इस टॉपिक के या कहीं पर एक डायग्राम और है, पूरी बुक के अंदर हमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं मिलता जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक करंट से हट के बात की गई हो। ठीक है, एक यहाँ पर ही है इसी चैप्टर पेज के ऊपर, अगर आप देखेंगे ना फर्स्ट पेज के ऊपर, तो मेटल वायर बनाकर और एक रियल करंट की डायग्राम दी गई है। ऐसी ही एक डायग्राम चैप्टर नंबर 18 में गिवन है। इसके अलावा पूरी बुक में कहीं पर ऐसा नहीं है कि हमने कन्वेंशन से हटकर बात की हो। तो हम भी जब पूरे साल में पढ़ेंगे या थ्रू आउट आप जब भी फिज़िक्स पढ़ेंगे तो हमेशा हम कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक और गलती फिर बच्चे कर जाते हैं। यहाँ पर तो है जी, इलेक्ट्रॉनिक करंट बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या होता है, कन्वेंशनल करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अक्सर बच्चे यहाँ पर प्रोटॉन लिखाते हैं, प्रोटॉन मूव नहीं करता। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, मेटल्स और सॉलिड सारे, इनके केस के अंदर न्यूक्लियस या एटम सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह पर रहकर वाइब्रेट करता है, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है, लेकिन एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन फ्रीली मूव नहीं कर सकता। प्रोटॉन न्यूक्लियस का हिस्सा है और न्यूक्लियस सिर्फ वाइब्रेट करता है। तो अगर न्यूक्लियस सिर्फ वाइब्रेट करता है तो इसका मतलब प्रोटॉन यहाँ पर करंट कैरियर नहीं हो सकता। यहाँ पर करंट कैरियर फिर हम क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव चार्जेस। ये भी सिर्फ कंसिडरेशन की हद तक ही है, हालांकि हमें पता है वो पॉजिटिव चार्जेस असल में प्रोटॉन ही है, लेकिन प्रोटॉन करंट को लेकर नहीं मूव करता। ठीक है, कन्वेंशन है और कन्वेंशन सरासर आपको मैंने पहले ही कहा कि यह गलत है, लेकिन हम इसी की बेस के ऊपर चलेंगे बिकॉज देयर इज़ ओनली एरर ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट चीज़ इसमें तीसरा करंट, और तीसरा करंट यहाँ पर है जी आयोनिक करंट। आयोनिक करंट क्या है, इट इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। आयोनिक करंट, ये करंट सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस में होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉपर सल्फेट को वाटर में मिक्स कर दें, कॉपर सल्फेट को अगर हम कॉपर वाटर में मिक्स करें तो कॉपर सल्फेट डिसोसिएट होने के बाद दो तरह के आयंस प्रोड्यूस करेगा, Cu+2 प्लस SO4 -2। सेम इसी तरह जब कॉपर सल्फेट को आप पानी में वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो उसी वक्त वाटर के भी कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे और वाटर H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, प्रोटॉन प्लस हाइड्रोनियम, हाइड्रोक्सल आयन।
अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। एक इलेक्ट्रोड को हम प्रोवाइड कर देते हैं नेगेटिव चार्ज, दूसरे इलेक्ट्रोड को हम प्रोवाइड कर देंगे पॉजिटिव चार्ज। एक को नेगेटिव, इस टर्मिनल को हमने नेगेटिव प्रोवाइड कर दिया, इसको हमने प्रोवाइड कर दिया पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब है कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल को हम नाम देते हैं कैथोड और पॉजिटिव टर्मिनल को हम नाम देते हैं एनोड। अब नेगेटिव पॉजिटिव के लिए अट्रैक्शन रखता है, तो इधर मौजूद सारे का सारा सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन किस चीज़ का, सॉल्यूशन इन आयंस का, ये सारे का सारे ये जो आयंस हैं ये मूव करेंगे। सल्फेट आयन SO4-2 एनोड की तरफ मूव करेगा, OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन ये भी एनोड की तरफ मूव करेगा, जबकि पॉजिटिव की तरफ यहाँ पर H पॉजिटिव प्रोटॉन मूव करेगा, साथ कॉपर आयन Cu+2 मूव करेगा। इस मूवमेंट के नतीजे में यहाँ पर पहुँचकर अब देखें यहाँ पर क्या हुआ कि ये आयंस खुद ब खुद ये मूव किए, तो इस मूवमेंट के नतीजे में एक करंट डेवलप हो जाएगा और इसी करंट को हम नाम देते हैं आयोनिक करंट, के आयंस की मूवमेंट की वजह से करंट। और चूँकि दोनों तरह के आयंस हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो आयनिक करंट इस तरह दोनों से डिफरेंट हो गया। यहाँ पर हम बात करते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्जेस की, और यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ टाइप ऑफ आयंस। अब ये जो पॉजिटिव आयन है इसको हम नाम देते हैं कैटाइन। इसको कैटाइन इसीलिए कहा जाता है कि ये कैथोड की तरफ मूव करता है, और नेगेटिव आयन को हम नाम देते हैं एनाइन बिकॉज दे मूव टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, तो कैटाइन और एनाइन के पीछे ये बेसिक्स है। आगे फिर इनको हम यूज़ करेंगे जब हम इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ेंगे। तो अब आ जाते हैं जी अपने रियल करंट के ऊपर कि रियल करंट के अंदर असल में क्या कुछ हो रहा होता है कि अगर हम एक कंडक्टर को बैटरी के टर्मिनल्स के साथ अटैच करें तो किस तरह की चेंजेस उसमें हो सकती हैं। तो होगा कुछ यूँ कि जब हम रियलिटी बेसिस पे हम करंट फ्लो करवाते हैं किसी मेटल में से, तो फ्लो करते वक्त असल में वहाँ पर मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करते हैं। कैसे? सपोज करें उसी तरह मेरे पास एक कंडक्टर है, ये उस कंडक्टर का कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसके बाद ये उस कंडक्टर की कुछ लेंथ है। हमने इलेक्ट्रॉन्स को इनमें से पास करवाना है। इलेक्ट्रॉन से भी बेहतर बात मैं करूं तो मैंने इसमें से करंट पास करवाना है। कौन सा करंट जी? इलेक्ट्रॉनिक या रियल करंट। यहाँ पर एटम्स होंगे, इन एटम्स के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री भी होते हैं जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन केस ऑफ मेटल्स। सारे सॉलिड्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ मेटल्स की हो रही है कि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं वैलेंस शेल के, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। बट द न्यूक्लियस कैन नॉट मूव फ्रीली, इट ओनली वाइब्रेट्स अबाउट इट्स फिक्स्ड पोजीशन। अपनी फिक्स पोजीशन के इर्द वाइब्रेट कर सकता है। अब होता क्या है कि जब हम इस कंडक्टर को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर ये बैटरी का इस तरफ हम कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो क्या होगा? करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम करंट फ्लो करने से पहले की बात करें तो करंट फ्लो करने से पहले ये जो एक एटम है, इस एटम के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सिवाय वैलेंस शेल के, वो अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, और जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। उनकी फ्री मूवमेंट किस चीज़ पर डिपेंड करती है? तो उनकी फ्री मूवमेंट डिपेंड करती है द टेम्परेचर, कि अगर मेटल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट तेज़ होगी। अगर उस मेटल का टेम्परेचर कम होगा, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट भी कम होगी। नेक्स्ट, अब आपने इसको करंट के साथ बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। बैटरी के साथ कनेक्ट करते ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे मेटल्स में से होते हुए दूसरे टर्मिनल की तरफ, नेगेटिव से
पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अब इनका यहाँ पर आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कुछ यूँ होगी, करंट के बिल्कुल ओपोजिट। ये डायरेक्शन है जी ई की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरह होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि हमने इस तरह से सेटअप बनाया होता है बैटरी का कि इनका दरमियान में आपस में कांटेक्ट नहीं होता, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन सकता। तो अब इलेक्ट्रॉन किस तरह मूव कर रहा है, इसके ओपोजिट। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, आप यूँ कह लें लेफ़्ट से राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड की मूवमेंट है राइट टू लेफ़्ट। अब दोनों की चूँकि ओपोजिट डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक फिक्स वेलोसिटी गेन करेगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फिक्स वेलोसिटी गेन करेगा उस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, वैसे क्या था, वैसे हमने ये पढ़ा कि ये इलेक्ट्रॉन्स अगर बैटरी कनेक्ट ना हो तो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, उनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जब आप बैटरी के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं मेटल को तो इलेक्ट्रॉन एक फ़िक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं। फ़िक्स डायरेक्शन में मूव करते वक्त जितनी वेलोसिटी उनके पास होगी दैट इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये फ्रीली मूवमेंट के मुकाबले में बहुत कम वेलोसिटी होती है कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री मूव कर रहा होता है ना तब वो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब आप उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन बड़ा स्लो मूव करता है। और इस मूवमेंट के दौरान इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन मेटल के न्यूक्लियस के साथ भी हो रही होती है। मतलब जब फिक्स डायरेक्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन मूव करते वक्त न्यूक्लियस के साथ भी कोलाइड करेगा। कुछ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट पास करेंगे, लेकिन अगर वो फर्स्ट लेयर ऑफ न्यूक्लियस से बच जाते हैं तो आगे बिलियन ट्रिलियन ऑफ लेयर्स हैं, कहीं ना कहीं तो वो टकराएंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स बार बार टकराएंगे तो इनकी वेलोसिटी और कम हो जाएगी। फ्रीली मूव करते हुए कितना इशू नहीं है उनको, लेकिन जब आप उनको एक फिक्स डायरेक्शन दे रहे हैं और आगे न्यूक्लियस की बहुत बड़ी लेयर्स हैं और बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स उनके साथ कोलाइड करेंगे और इस कोलिजन के नतीजे में भी उनकी वेलोसिटी कम होगी। तो यही वजह है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बहुत कम होती है, पहला फैक्टर। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में भी चार्ज नेगेटिव है। यहाँ पर भी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है जबकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। तो ये है कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू तकरीबन होती है इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, ये जो ऑर्डर की जब बात करते हैं ना तो ये नहीं है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है, नो, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 10⁻³ इस बात का मतलब ये है कि हर मेटल के लिए ये वैल्यू इसी रेंज में होगी। मतलब अगर किसी कंडक्टर की वैल्यू है ना 5 तो वो असल में 5 × 10⁻³ मतलब हर वैल्यू के साथ आपने 10⁻³ मल्टीप्लाई करना होता है। हर वैल्यू 0.00 एंड समथिंग होगी, ठीक है, 0.00 और आगे यहाँ पर 5 लगा दें, 3 लगा दें, 2 लगा दें, वो डिपेंड करता है कि आप किस मेटल की बात कर रहे हैं। हर मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती। तो यहाँ तक ये जितना भी आपने टॉपिक पढ़ा है ना, ये सारी की सारी चीज़ें MCQ शॉर्ट क्वेश्चंस की हद तक आती हैं। बोर्ड में इस टॉपिक को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट, इसी टॉपिक का जो दूसरा हिस्सा है वो है जी कि हमारे पास नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ करंट, कि वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हम करंट गेन कर सकते हैं। तो बच्चों, उससे पहले कि मैं आपको इस पर ये पढ़ाऊँ कि हम वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हम करंट गेन करते हैं, उससे बेहतर एक चीज़ है कि आपको कॉन्सेप्ट ये प्रोवाइड किया जाए कि आखिर क्या वजह है कि इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। या अगर कन्वेंशनल करंट की बात करें तो चार्जेस किस तरह बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं। तो मैं अब ये टॉपिक सारे का सारा कन्वेंशनल करंट की बेस पे पढ़ाऊँगा। तो सपोज़ करते हैं जी हमारे पास एक बैटरी है,
आपने न्यूली इसको फ्रेशली डिज़ाइन किया, इस बैटरी के ऊपर एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल, दूसरी तरफ इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। कन्वेंशनल करंट की बात करूँ, इसको ज्वाइन करें हम सर्किट के अंदर, तो सर्किट में ज्वाइन करते वक्त यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं, लेट्स से इट्स अ बल्ब, यहाँ पर कोई बल्ब है और आपने इसको जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर करंट फ्लो करेगा। तो मैं कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा हूँ। अब जब हम इस बैटरी को डिज़ाइन करेंगे तो हम कुछ यूँ डिज़ाइन करते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल बहुत छोटा जबकि पॉजिटिव टर्मिनल बहुत बड़ा बनाया जाता है। क्यों? पॉजिटिव हाई पोटेंशियल होता है, नेगेटिव लो पोटेंशियल होता है। चार्जेस हमेशा हाई से किधर मूव करते हैं? लो की तरफ। क्यों करते हैं? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि नेचर का रूल है कि दुनिया की हर चीज़ अपनी एनर्जी को लूज़ करने की कोशिश करती है। एटम बॉन्डिंग क्यों करते हैं? एटम बॉन्ड्स इसीलिए बनाते हैं कि वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर सकें। एक ओवरहेड टैंक है जिसके अंदर आपने वाटर को एक्यूमुलेट कर रखा है, आप यहाँ पर एक होल कर दें, वाटर ऑटोमेटिकली नीचे मूव करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसने ग्राउंड से कुछ ना कुछ हाइट अटेन कर रखी है। तो ये जो हाइट उसके पास है, इट हैज़ सम सॉर्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके पास जब पोटेंशियल एनर्जी है तो ये इस एनर्जी को लूज़ करेगा और ख़ुद ब खुद हाई एनर्जी से किधर मूव करेगा? लो एनर्जी की तरफ। तो ये नेचर का रूल है कि चीज़ें हमेशा हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल्स की तरफ मूव करती हैं। तो चार्जेस भी इसी तरह हाई पोटेंशियल से लो की तरफ मूव करते हैं। और यही हाई और लो का जो फ़र्क है, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल का जो फ़र्क है, इसी चीज़ को हम नाम देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसी चीज़ को हम नाम दे देते हैं वोल्टेज का। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज। जब चार्जेस रेस्ट पर हों तब हम उनके लिए टर्म यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जब चार्जेस करंट की बात आ जाती है तब उसी टर्म को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। मतलब हाई और लो के दरमियान में जो फ़र्क है, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। अब बैटरी में क्या होगा? जैसे जैसे करंट फ्लो करता रहेगा, हाई पोटेंशियल वैसे वैसे कम होता जाएगा, लो पोटेंशियल वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। लो पोटेंशियल आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, और एक वक्त आएगा कि दोनों बराबर हो गए। और जब ये दोनों हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल बराबर हो गए, तब इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो किसी सर्किट में करंट फ्लो करने की बेसिक वजह क्या हो गई? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है करंट फ्लो नहीं करेगा। तो किसी सर्किट में करंट के फ्लो की पहली बुनियादी वजह दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट, इस पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ हम एक और कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते होते हैं, दैट इज़ रेजिस्टेंस, रुकावट। अब करंट के रास्ते में कहीं ना कहीं ज़रूर कोई ना कोई रुकावट होगी। तो इस वायर में भी हो सकती है, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया, वो कोलिजन इन अ सेंस रेजिस्टेंस है। ये आपने जो अप्लायंस लगा रखी है, ये 100% रेजिस्टेंस है, ये रुकावट ही है। और इस रुकावट के नतीजे में पोटेंशियल हमेशा कम होता है, पोटेंशियल लूज़ करता है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस में एक चीज़ याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस असल में क्या चीज़ है? पोटेंशियल डिफरेंस वही है V इज़ इक्वल टू W/Q। बस आपने इस Q को बड़ा कर देना है, मूविंग चार्ज। V इज़ इक्वल टू W/Q का मतलब है कि जब चार्ज मूव करेगा, मूव करते वक्त कितना वर्क कर सकता है। एबिलिटी ऑफ अ चार्ज टू डू वर्क, मतलब चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आएगा, तो हाई से लो की तरफ आते वक्त उसके पास एनर्जी, वो कि उस एनर्जी से वो कितना वर्क कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट, अब हम मूव करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट,
और वोल्ट को जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो वोल्ट को डिफ़ाइन करते वक्त हम यूँ लिखेंगे 1 W और 1 कूलम और 1 वोल्ट। अगर इस चीज़ को मैं प्रॉपर लिखूं तो मैं यूँ कर सकता हूँ 1 वोल्ट इज़ इक्वल टू 1 जाउल ओवर 1 कूलम। कि आपने हर चीज़ को, वर्क को भी, चार्ज को भी, वोल्ट को भी, तीनों चीज़ों को 1 पुट करना है। अगर एक कूलम चार्ज 1 जाउल वर्क करे then the potential difference will be 1 volt. If 1 coulomb of charge has an ability to do a work of 1 joule then its potential difference will be 1 volt. तो यूँ ये कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस का। और अगर आपसे पूछा जाए, फिर रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, अगर ये पूछा जाए किसी सर्किट में करंट के फ्लो करने की बेसिक वजह क्या है, तो करंट के फ्लो करने की बेसिक वजह है पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा करंट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम है करंट कम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। और इसी चीज़ को हम आगे लेकर चलेंगे। तो नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा जी ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ में हम अब ये बात डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट हमेशा आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो फिर देख लें जी टॉपिक को एक दफ़ा रिपीट थोड़ा सा। सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ा, व्हाट इज़ करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कि जब करंट चार्ज मूव करना शुरू हो जाए इट इज़ कॉल्ड करंट। और फिर इसमें हमने टाइप्स पढ़ी। टाइप्स में हमने 3 तरह की टाइप्स डिस्कस की। एक हमने कहा इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉनिक करंट, इट इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दूसरा हमने पढ़ा कन्वेंशनल करंट, ये रवायत है, ये साइंटिस्ट की गलती है कि वो ये समझ बैठे कि करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अब जितने भी हमारे पुराने प्रूफ्स हैं वो कन्वेंशनल करंट पर ही हैं, तो हम आज भी इसी कन्वेंशन को आगे डिलीवर कर रहे हैं और इसी चीज़ को पढ़ाए चले जा रहे हैं। क्योंकि जो इफ़ेक्ट कन्वेंशनल करंट का है वही इफ़ेक्ट रियल करंट का है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय इसके डायरेक्शन के। तीसरी चीज़ वो है आयनिक करंट। आयनिक करंट के अंदर दोनों तरह के चार्जेस मूव करते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, और ये ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है, सॉल्यूशंस के अंदर होता है। तो हम यहाँ पर फिर चार्जेस की जगह आयंस का वर्ड यूज़ करते हैं कि ये आयंस की वजह से मूव करता है। चूँकि दोनों तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस दोनों तरह के होते हैं, तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं आयनिक करंट। और उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि जब तक आपने किसी मेटल के साथ बैटरी कनेक्ट नहीं की तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं और उनकी फ्रीली मूवमेंट डिपेंड किस चीज़ पे करती है, टेम्परेचर पे। लेकिन जब उन्हीं को, उसी मेटल को हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स एक फ़िक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे। और फिक्स डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। और आखिरी चीज़ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड की और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऑपोजिट है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स वेलोसिटी गेन कर लेता है। उस फिक्स वेलोसिटी को हम नाम क्या देते हैं, दैट वाज नेम्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा। इसका जिक्र बुक में कहीं पर नहीं है, असल में ओहम्स लॉ के अंदर इसको वहीं पर लिख दिया जाता है। 10th क्लास में असल में आपने पढ़ा था तो बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रिवाइज़ करवा दिया आपको। तो ये था जी आपका पहला टॉपिक, इसको पढ़िएगा, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, तभी आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।